IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है फ्रांस काफ्का की कहानी भूख का कलाकार, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। हिंदी अनुवाद आनंद मोहन उपाध्याय और ऑडियो रूपांतरण कैस जौनपुरी। 20वीं सदी से लेकर अब तक भूखे रहने की पेशेवर कलाकारी को लेकर लोगों की दिलचस्पी में साफ तौर पर एक अच्छी खासी गिरावट आई है। बल्कि हकीकत तो ये है कि लोगों के दिलो दिमाग से इस फन की तस्वीर भी मिट चुकी है। अपने खास अंदाज में ऐसे शोज करने में आमदनी तो बहुत हुआ करती थी, लेकिन आज ये लगभग नामुमकिन है। अब हम लोग एक दूसरी ही दुनिया में रहते हैं। एक जमाना था जब भूख के कलाकार में पूरा शहर दिलचस्पी लेता था। जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे, लोगों की बेचैनी बढ़ती जाती थी। सब लोग उसे दिन में कम से कम एक बार तो देख ही लेना चाहते थे। ऐसे लोग भी थे जो आखिर के कुछ दिनों के लिए सीजन टिकट खरीद लेते थे और उसके छोटे से बंद पिंजरे के सामने सुबह से शाम तक बैठे रहते थे। यहां तक कि रात का शो भी होता था, जब टॉर्च की रोशनी में पूरे नजारे का असर और ज्यादा बढ़ जाता था। और जब कभी मौसम खुशनुमा होता था तो पिंजरा खुले में रख दिया जाता था, और तब तो भूख के कलाकार को देखना खास तौर से बच्चों के लिए तो खूब मस्ती का मौका होता था। बड़ों के लिए तो भूख का कलाकार उस समय सिर्फ एक मजेदार शो था, लेकिन बच्चों को भूसे के ढेर पर बैठा उभरी हुई पसलियों वाला वो आदमी निहायत ही अजीब मालूम होता था। बच्चे हैरानी से मुंह खोले, आंखें गड़ाए, मंत्रमुग्ध से खड़े रहते थे, और उस समय हिम्मत बंधाने के लिए वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। वो कई दिनों का भूखा, कमजोर सा दिखता हुआ कलाकार काले चुस्त कपड़े पहने बैठा रहता था, जिनमें से उसकी हड्डियां बाहर की तरफ निकलती हुई मालूम होती थी। कभी कभी वो अपनी ऑडियंस का लिहाज रखते हुए अदब से सिर्फ सिर हिला देता था, या आधी अधूरी मुस्कुराहट के साथ उनके सवालों के जवाब दे देता था। कभी कभी वो पिंजरे की सलाखों के बीच से अपने हाथ बाहर निकाल देता था, ताकि लोग उसे छू के महसूस कर सकें कि वो कितना दुबला हो गया है। फिर अचानक अपने आप में ही कहीं गुम हो जाता था। उस समय वो किसी इंसान या सामान की ओर ध्यान नहीं दे पाता था, यहां तक कि टिक टिक करती उस घड़ी की ओर भी नहीं, जो उसके पिंजरे में इकलौता फर्नीचर थी। इस दौरान वो अपनी अधखुली आंखों से शून्य में देखता रहता था, और बीच बीच में अपने होंठों को गीला करने के लिए एक छोटे से गिलास से बस एक आध घूंट पानी पी लेता था। आने जाने वाले ऐसे दर्शकों के अलावा जनता द्वारा चुने हुए चौकीदार भी होते थे, जो अलग अलग शिफ्ट्स में कलाकार की निगरानी करते थे। मजे की बात तो यह है कि वो अक्सर पेशेवर कसाई होते थे, और उस पर तुर्रा ये कि इनकी तादाद काफी ज्यादा होती थी, और ये 3-3 के ग्रुप में रहते थे। इन्हें कलाकार पर रात दिन इस बात के लिए नजर रखनी होती थी कि कहीं उसके पास खाना खाने का कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है। अब ये दरअसल पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, नहीं तो पुराने दर्शकों को तो यह अच्छी तरह पता था कि भूखे रहने के दौरान वो कलाकार किसी भी हालत में, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना की जाए, खाने का एक दाना भी नहीं लेगा। ये उसके पेशे की मर्यादा के खिलाफ था। हालांकि सब चौकीदारों को यह बात पूरी तरह मालूम नहीं थी। रात के वक्त कुछ पहरेदार तो ऐसे होते थे जो जानबूझकर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते थे और एक कोने में इकट्ठे होकर ताश खेलने लगते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि अगर कलाकार ने खाने का कोई सामान कहीं छुपा रखा हो तो वो चुपचाप खा सके।
लेकिन कलाकार को सबसे अधिक चिढ़ इन्हीं चौकीदारों से होती थी, क्योंकि वो उसे दया का पात्र समझते थे। इन पहरेदारों की वजह से उसका भूखे रहना खुद उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था। कभी कभी वो अपनी खीज को दूर करने के लिए और उन पहरेदारों को सुनाने के लिए गाना गाने लगता था, उन्हें यह दिखाने के लिए कि उनका शक करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन उन चौकीदारों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वो तो आपस में ये सोच के हंसते थे कि कलाकार के मुंह में खाना भरे होने पर भी वो गाना कैसे गा लेता है। इसके उलट उसे वो पहरेदार कहीं ज्यादा पसंद थे जो उसके पिंजरे के बिल्कुल पास सट के बैठते थे, और वो जो हॉल में धीमी रोशनी होने पे हल्ला मचा देते थे और तेज रोशनी वाले टॉर्च से उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे। टॉर्च की चुभती हुई रोशनी से कलाकार को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वैसे भी वो कभी ठीक से सोता नहीं था, सिर्फ एक झपकी ले लिया करता था। उस वक्त भी जब हॉल शोर मचाते हुए दर्शकों से खचाखच भरा रहता था। इस तरह के पहरेदारों के साथ बिना सोए रात बिताने के लिए वो बहुत बेकरार रहता था। वो उनके साथ चुटकुले सुनता और सुनाया करता था, अपने घूमंतू जीवन के किस्से बताया करता था, या कुछ भी जिससे कि वो उन्हें लगातार जगा कर रख सके और साबित कर सके कि उसके पिंजरे में खाने का कोई सामान नहीं है, और वो जिस तरह भूखा रह रहा है वैसा कोई दूसरा रह ही नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा खुश वो तब होता था जब सुबह होती थी और उन चौकीदारों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट, मनपसंद, लजीज और जायकेदार खाना आता था। वो सारा नाश्ता उस कलाकार की जेब से आता था, और जिस पर रात भर जगे रहने की थकान और भूख के बाद वो चौकीदार जानवरों की तरह टूट पड़ते थे। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो ये कहते थे कि वो नाश्ता पहरेदारों को रिश्वत देने का एक तरीका है, लेकिन ये कहना पूरी तरह से ज्यादती थी, क्योंकि जब कभी उन्हें बिना नाश्ते की पहरेदारी के लिए बुलाया जाता था तो उनकी तादाद अचानक कम हो जाती थी। हालांकि तब भी वो अपना काम उतने ही शक से करते थे। खैर, जो भी हो, भूखे रहने के पेशे और इस तरह की अफवाहों का तो चोली दामन का साथ था, क्योंकि कोई भी दिनों रात तो कलाकार पर नजर रख नहीं सकता था, और इसीलिए कोई भी इसका पुख्ता सबूत नहीं दे सकता था कि उसका भूखे रहने का कारनामा हकीकत में बेहद मुश्किल और मुसलसल है। सच क्या है ये सिर्फ कलाकार ही जानता था, और इसलिए अपने इस चमत्कार का वो इकलौता और पूरी तरह से मुतमईन दर्शक था। फिर भी दूसरी वजहों से वो कभी मुतमईन नहीं हो पा रहा था। वो एक ऐसा हड्डियों का ढांचा सा रह गया था कि कमजोर दिल के लोग ऐसे शोज से अपने आप को दूर रखते थे, क्योंकि यह नजारा वो सह नहीं पाते थे। लेकिन ऐसा वो सिर्फ भूखे रहने से नहीं हो गया था। शायद वो अपने आप से नाराज और नाखुश था। बात यह है कि चाहे कोई कितना पुराना दर्शक ही क्यों ना हो, यह सच्चाई सिर्फ वो कलाकार जानता था कि भूखा रहना कितना आसान है। यह दुनिया का सबसे आसान काम है। वो इस बात को छुपाता भी नहीं था, लेकिन लोग उसके इस बयान का यकीन ही नहीं करते थे। ज्यादा से ज्यादा वो इसे उसकी खाकसारी करार देते थे। ज्यादातर लोग तो ये मानते थे कि वो ऐसा सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए कर रहा है, या फिर वो एक धोखेबाज है जिसने भूखे रहने का कोई आसान तरीका खोज निकाला है और अब बेशर्मी से उसे सबको बताता फिर रहा है। ये सब कुछ वो कलाकार बस किसी तरह सह लेता था, और वक्त के साथ वो इन सब बातों का आदी हो गया था। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी और बेसब्री उसे परेशान करती रहती थी, और भूखे रहने की तयशुदा मुद्दत पूरी हो जाने पर भी उसका पिंजरे से बाहर निकलने का दिल नहीं करता था। भूखे रहने की सबसे लंबी मियाद 40 दिनों की थी, जो उसके ऑर्गेनाइजर द्वारा तय की गई थी। इससे ज्यादा की उसे इजाजत नहीं थी, यहां तक कि बड़े शहरों के लिए भी नहीं, और ऐसा तय करने की माकूल वजह भी थी। तजुर्बे से यह साबित हो चला था कि लगातार पब्लिसिटी और प्रमोशन के दबाव में 40 दिनों तक जनता की दिलचस्पी बनाए रखी जा सकती थी,
लेकिन उसके बाद उसका असर घटने लगता था। हमदर्दी से पैदा हुई हिमायत कम होने लगती थी। इसमें एक शहर से दूसरे शहर में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता था, लेकिन अमूमन सबसे लंबी मियाद 40 दिन ही रहती थी। तो 40वें दिन फूलों से सजाया गया पिंजरा खोला जाता था। हॉल जोश से भरे हुए दर्शकों की चिल्लाहट से गूंज उठता। फिर सेना का एक बैंड वीर रस की धुन बजाता था। 2 डॉक्टर कलाकार के फाके का रिजल्ट पता करने पिंजरे में जाते थे, जिसका ऐलान लाउडस्पीकर पर किया जाता था। आखिर में 2 कमसिन लड़कियां आती थीं, जो इस खास मौके के लिए चुने जाने पर बेहद खुश होती थी। वे भूख के कलाकार को सहारा देती थीं ताकि वो कुछ कदम चलकर उस छोटी सी मेज तक पहुंच सके जिस पर उसके लिए दस्तरख्वान सजाया गया होता था। लेकिन ऐसे मौके पर वो कलाकार हमेशा जिद्दी बन जाता था। ये ठीक है कि वो अपने ऊपर झुकी हुई लड़कियों का सहारा लेने के लिए अपनी कमजोर बाहें फैला देता था, लेकिन वो खड़ा नहीं होता था। इसी पल वो भूखा रहना क्यों रोकते? 40 दिन के इतने लंबे अरसे तक उसने अपना दम बनाए रखा था, फिर अब रुकना क्यों? अब जबकि वो भूखे रहने के फन की बुलंदी पर है, बल्कि अभी भी अपनी इंतहा तक पहुंच नहीं पाया है, तो इससे और लंबी मियाद तक भूखे रहने से उसे जो शोहरत मिलेगी, उससे उसे महरूम क्यों किया जा रहा है? उस कामयाबी से उसे क्यों दूर रखा जा रहा है जो किसी भी दौर में सबसे लंबी मियाद तक भूखे रहने का एक रिकॉर्ड होगा? हालांकि यह रिकॉर्ड वो पहले ही अपने नाम कर चुका है, बल्कि इंसानी तसव्वुर से परे जाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की मकबूलियत से भी उसे क्यों दूर रखा जा रहा है? क्योंकि उसका मानना था कि भूखे रहने की उसकी काबिलियत की कोई हद नहीं है। अगर उसके दर्शक वाकई उसके फन की तारीफ और कदर करते हैं, तो उसके लिए उनके अंदर इतना कम सब्र क्यों है? अगर वो और ज्यादा दिनों तक भूखा रह सकता है, तो उसके कदरदान उसके जितना सब्र क्यों नहीं रख सकते हैं? इस अंदरूनी कश्मकश के अलावा वो जिस्मानी तौर पे थका हुआ भी होता था, और ऐसी हालत में उसे अपने पूरे कद की ऊंचाई तक खुद को उठाना पड़ता था और उस दस्तरख्वान तक जाना पड़ता था, जिसका ख्याल आते ही उसे उबकाई आने लगती थी। और वो अपने को उल्टी करने से सिर्फ इस वजह से रोक लेता था क्योंकि उसके आसपास वो कमसिन लड़कियां थीं। जब वो उन लड़कियों की आंखों में देखता था, तो उसमें साफ साफ दोस्ती और बेरहमी दोनों दिखती थीं। वो उनसे नहीं कहने की मुद्रा में अपना सिर हिलाता, जो उसे अपनी कमजोर गर्दन पर बहुत भारी लगता था। पर इस बार फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। बैंड की तेज आवाज के बीच ऑर्गेनाइजर आया और बिना एक भी लफ्ज बोले उसने कलाकार के ठीक ऊपर अपनी बाहें कुछ इस अंदाज में उठाई, मानो फूस पर बैठे उस कलाकार की तरफ देखने के लिए ऊपर वाले को नीचे बुला रहा हो, मानो वो न्योता किसी सूली पर तड़पते हुए शहीद की कुर्बानी को देखने के लिए। हालांकि ये सही है कि वो कलाकार हकीकत में एक शहीद ही था, मगर एक अलग मायने में। ऐसे मौके पर ऑर्गेनाइजर उसकी पतली कमर को जरूरत से ज्यादा सावधानी के साथ ऐसे पकड़ता था ताकि वो जिस कमजोर और नाजुक हालत में था वो सभी को अच्छे से दिख जाए, और फिर उसे उन सहमी सी खड़ी लड़कियों के हवाले कर देता। और ऐसा करते वक्त वो उसे चोरी छुपे एक ऐसा झटका देना नहीं भूलता जिससे उसके पैर और शरीर लड़खड़ा जाएं। अब कलाकार ने पूरी तरह हथियार डाल दिए। उसका सिर अपने सीने पर ऐसे लटका होता जैसे कि वो वहां अचानक किसी हादसे से आ गया हो। उसका जिस्म अंदर से इस कदर खोखला हो चुका था कि उसके पैर अकड़ गए थे और घुटने के पास एक दूसरे से चिपके हुए थे, और फिर भी जमीन पर ऐसे घिसट रहे थे मानो वो हवा में लटक रहे हों और उन्हें किसी ठोस जमीन की तलाश हो। उसके जिस्म का पूरा वजन, जो कि सिर्फ हवा भर रह गया था, उन 2 लड़कियों में से एक पर झूल गया, जिसने इस अचानक मिले एजाज की उम्मीद नहीं की थी। वो अब अपने चारों तरफ किसी सहारे की तलाश करते हुए थोड़ा हाँफने लगी। उसने अपनी सहेली की तरफ मदद की गुहार लगाई,
पर वहां से भी मायूस होकर उसने अपनी गर्दन जितनी लंबी कर सकती थी की, जिससे कि अपने चेहरे को कलाकार के जिस्म से दूर रख सके। ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाई और दर्शकों की वाहवाही के बीच वो बेचारी रो पड़ी। और तब उसकी जगह पर एक दूसरे वॉलंटियर को भेजा गया जो खास इसी मौके के लिए पहले से ही वहां तैनात किया गया था। अब खाने की बारी आई। थोड़ा सा खाना जैसे तैसे ऑर्गेनाइजर ने कलाकार के होंठों के बीच डाला और इस दौरान वो कलाकार लगभग बेहोशी की सी हालत में मायूस और बेबस एक कुर्सी पर बैठा रहा। फिर कलाकार की बुरी हालत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जश्न के नारे लगाए गए। इसके बाद दर्शकों की तारीफ में जाम उठाए गए और यह दिखाया गया कि ऐसा कलाकार के द्वारा ऑर्गेनाइजर के कान में कुछ फुसफुसाने के बाद किया गया है। बैंड ने एक बुलंद आवाज के साथ शो के समापन का ऐलान किया। दर्शकों ने खुशी खुशी घर जाना शुरू कर दिया। इस पूरे इंतजाम से हर कोई बेहद खुश था, सिवाय उस कलाकार के। बीच बीच में कुछ दिनों के आराम के वक्फों के अलावा लगातार पेशेवर फाकाकशी करते हुए वो भूख का कलाकार कई सालों तक मशहूर बना रहा। उसे पूरी दुनिया में इज्जत मिलती रही, मगर इसके बावजूद वो अपने अंदर की बेचैनी से परेशान रहा। और उसकी ये बेचैनी इसलिए और बढ़ जाती थी क्योंकि उसकी इस बेचैनी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। उसको कितना ऐशो आराम चाहिए था। उसकी कौन कौन सी ख्वाहिशें थीं जो अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी शो के दौरान उसकी इस हालत को देखकर अगर कभी कोई भला आदमी उसे हौसला देने के मकसद से यह बताने की कोशिश करता कि उसकी उदासी शायद उसके भूखे रहने की वजह से है, तो उसका गुस्सा एकदम से फूट पड़ता और किसी जंगली जानवर की तरह वो पिंजरे की सलाखों को हिलाने लगता। यह अलग बात है कि ऑर्गेनाइजर इस तरह के आकस्मिक उबाल को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता था और ऐसा करने में उसे मजा भी आता था। वो कलाकार की इस हरकत के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता, ये बताते हुए कि ऐसा व्यवहार भूखे रहने की वजह से पैदा हुई झुंझलाहट के कारण है। ये एक ऐसी हालत है जिसे वो लोग नहीं समझ सकते जिनका पेट भरा हुआ हो। फिर बड़ी सहजता से अपना भाव बदलकर बताता कि कैसे यह कलाकार यह दावा करता है कि जिस मियाद के लिए वो अभी भूखा रह रहा है वो उससे कहीं अधिक लंबे समय तक भूखा रह सकता है। वो उस दावे में छुपी उसकी गहरी महत्वाकांक्षा और नेक नियति की तारीफ करता और फिर उस दावे के खिलाफ बिक्री के लिए रखे गए उन फोटोज को दिखाता जिनमें भूखे रहने के 40वें दिन कलाकार कुर्सी पर अधमरा पड़ा हुआ रहता था। हालांकि सच का यह बिगड़ा चेहरा कलाकार के लिए नया नहीं था, फिर भी ऑर्गेनाइजर की यह ज्यादती उसे बेचैन कर देती थी और इसे सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। वक्त से पहले जबरदस्ती फाका खत्म करने को मजबूर किए जाने से पैदा हुई उसकी खस्ता हालत को ही अब वजह बताकर पेश कर दिया जाता था। इस नासमझी से, जो पूरी दुनिया की नासमझी थी, इससे लड़ना उसके लिए नामुमकिन था। लिहाजा वो बहुत बार सब्र और खुलूस के साथ पिंजरे की सलाखों के पास आकर ऑर्गेनाइजर की इन बातों को सुनता रहता था। लेकिन जैसे ही वो फोटो पेश किए जाते वो अपना आपा खो देता और बेबसी से करहाता हुआ वापस फूस पर जाकर लेट जाता। और तब उसे यूं शांत और ठंडा पाकर जनता सलाखों के पास आकर उसे और ध्यान से देखने लगती। जो लोग इन शोज के गवाह थे, जब वे कुछ सालों के बाद उस कलाकार और उसकी कला के बारे में सोचते थे तो अमूमन खुद को ही नहीं समझा पाते थे कि आखिर उन्होंने क्या देखा था। तब तक भूखे रहने की पेशेवर कलाकारी में लोगों की दिलचस्पी खत्म होने लगी थी। ऐसा लगता कि मानो ये रातों रात हो गया था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे समझने की फिक्र किसी थी। जो भी हो, कलाकार ने, जिसे इतना सिर आंखों पर बिठाया गया था, अचानक एक दिन लगातार नए मनोरंजन की तलाश वाली ऑडियंस के सामने खुद को पुराना और तन्हा पाया। जब उन लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे अतरंगी शोज में जाना शुरू कर दिया जो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प थे। आखिरी बार ऑर्गेनाइजर ने इस उम्मीद में कि शायद कहीं तो
लोगों के दिल में इस कलाकार के लिए अभी भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी बाकी हो, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कलाकार के साथ जल्दी जल्दी घूमा, लेकिन सब बेकार गया। ऐसा लगा कि भूखे रहने के पेशेवर शोज का बॉयकॉट करने के लिए चारों ओर कोई गुप्त समझौता हो गया हो। हकीकत में ऐसा नहीं था कि यह ख्याल अचानक पैदा हो गया था। कई इशारे इस बारे में पहले भी हुए थे, लेकिन कामयाबी की चमक दमक और उफान में उन पर ध्यान नहीं दिया गया या उनका इलाज नहीं किया गया, और अब किसी भी तरह के इलाज के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हो सकता है कि भूखे रहने का यह बेमिसाल पेशा शायद आने वाले समय में फिर से लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए, लेकिन वे जो फिलहाल इन शोज से जुड़े थे, उन्हें इस बात से कोई राहत मिलने वाली नहीं थी। तो भूख का कलाकार अब क्या करेगा? अपने अच्छे दिनों में उसने हजारों लोगों की तारीफ पाई, और अब उसके लिए तो यह भी मुश्किल था कि वो गांव के मेलों में या किसी सड़क के किनारे जाकर अपना शो करे। जहां तक अब और कोई धंधा शुरू करने का सवाल था, ऐसा करने के लिए न सिर्फ उसकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी, बल्कि वो भूखे रहने की कला में पागलपन की हद तक डूब चुका था। फिर एक दिन उसने अपने ऑर्गेनाइजर से, जो उसके शानदार करियर का साथी था, विदा लिया और एक सर्कस में भर्ती हो गया। वो अपने जज्बात को ठेस लगने से बचाना चाहता था। इसके लिए उसने सर्कस के साथ अग्रीमेंट की शर्तों को ना पढ़ना ही ठीक समझा। जिस तरह एक बड़े सर्कस में आदमियों, जानवरों और सामानों की बड़ी तादाद में होने की वजह से लोग वहां बड़ी आसानी से खप जाते थे, उसी तरह वो भूख का कलाकार भी वहां खप सकता था, बशर्ते कि वो ज्यादा उम्मीद न रखे। इसके बाद न सिर्फ वो कलाकार बल्कि उसका इतना मशहूर नाम भी उस सर्कस में शामिल कर लिया गया। खास तौर पर यह देखकर कि भूखे रहने के इस अनोखे हुनर पर कलाकार की बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होने वाला था। इस बात पर किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी कि यह कलाकार, जो अपनी बुलंदी को पार कर चुका था और जो अब अपनी कला की लाजवाब काबिलियत से दूर था, वो सर्कस की एक शांत जगह में अपने लिए पनाह ढूंढ रहा था। लेकिन इसके उलट भूख का वो कलाकार ये दावा कर रहा था कि वो हमेशा की ही तरह अभी भी भूखा रह सकता है, और ये भी कि अगर जैसा वो चाहता है वैसे ही उसे भूखा रहने दिया जाए तो वो ऐसा रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को हैरान कर देगा जैसा रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं बनाया था। इसकी इजाजत बिना किसी रोक टोक के एक ही बार में दे दी गई। उसके इस दावे पर दूसरे पेशेवर लोग मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये दावा करते वक्त जरूरत से ज्यादा जोश में आकर कलाकार ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि उसके बारे में दर्शकों की दिलचस्पी अब किस तरह बदल चुकी थी। हालांकि मौजूदा हकीकत से वो अनजान नहीं था। इसीलिए जब उसका पिंजरा मेन अट्रैक्शन के रूप में रिंग के बीचों बीच ना होकर बाहर जानवरों के पिंजरों के पास रखवाया गया, तो उसने अपनी इस बेकदरी को बदलते वक्त की मार के तौर पर कबूल कर लिया। बड़े और आकर्षक रंगीन पोस्टरों से पिंजरे को सजाया गया, जिस पर लिखा था कि पिंजरे के अंदर क्या देखा जाने वाला है। जब इंटरवल में लोगों की भीड़ जानवरों को देखने के लिए उमड़ती थी, तो रास्ते में लोग भूख के कलाकार के पिंजरे के सामने भी एक पल को रुक जाते। मुमकिन है कि कुछ शौकीन लोग वहां चंद लम्हे ठहरना चाहते हों, लेकिन ऐसा पीछे से आ रही भीड़ के उस धक्के की वजह से मुमकिन नहीं था, जिसमें शामिल लोग जानवरों के बाड़े तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहते थे। ऐसे में थोड़ी देर और रुककर भूख के कलाकार के पिंजरे को देखते रहना किसी के लिए भी नामुमकिन था। और यही वो वजह थी कि भूख का कलाकार अब उस भीड़ से बचने की कोशिश करने लगा, और लोगों के आने के इस वक्त से, जिसे पहले वो अपनी जिंदगी की एक यादगार कामयाबी समझ रहा था, घबराने लगा। शुरू में वो बड़ी बेसब्री से इंटरवल का इंतजार करता था, और लोगों की भीड़ को अपनी तरफ दीवानावार आते हुए देखकर उसका दिल झूम जाया करता था। लेकिन बहुत जल्द ही उसे इस दर्दनाक हकीकत को कबूल करना पड़ा कि उनमें से ज्यादातर लोग, जैसा कि उनके हाव भाव से बिल्कुल साफ था,
केवल जानवरों के पिंजरों के पास पहुंचना चाहते थे। उन लोगों पर दूर से ही सिर्फ एक नजर डालने में ही भलाई थी, क्योंकि जैसे जैसे वो उसके पिंजरे के पास आते थे, दो अलग अलग तरह की मुख्तलिफ चिल्लाहटें और गाली गलौज के शोर से उसके कान फटने लगते थे। एक जो उसे देखना चाहते थे, अपनी किसी दिलचस्पी की वजह से नहीं, बल्कि टिकट का पूरा पैसा वसूलने की जिद में। ऐसे लोगों से वो जल्द ही चिढ़ने लगा। और दूसरे वो जो सीधे जानवरों के पास जाना चाहते थे। जब भीड़ का पहला रेला गुजर जाता था, तो उसके बाद पीछे छूट गए लोग आते थे, जो वैसे तो उसके पिंजरे के पास रुककर तब तक उसे देख सकते थे जब तक उनमें दम होता, लेकिन इस समय वे भी जानवरों के बाड़े तक जल्दी पहुंचने के लिए बिना उसकी तरफ देखे ही लंबे कदमों से निकल जाते थे। मुश्किल से ही ऐसा कोई पल होता था जब उसके नसीब से किसी परिवार का पिता अपने बच्चों के साथ उसके सामने आ जाता था और कलाकार की तरफ इशारा करके उन्हें समझाता था कि इस फन का क्या मतलब है। उन्हें यह बताता कि कैसे अपने वक्त में, अपने बचपन में उसने फाका कशी के ऐसे बल्कि इससे भी ज्यादा दिलचस्प शोज देखे थे। क्योंकि स्कूल या स्कूल के बाहर बच्चों को इस कला या पेशे के बारे में बताया ही नहीं गया था, तो वे ये समझ ही नहीं पाते थे कि भूखे रहने की उन्हें कोई परवाह करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती जिससे भूख के कलाकार को यकीन हो जाता कि उसके फन के अच्छे दिन जरूर आएंगे। कई बार तो कलाकार को ख्याल आता कि उसकी हालत इससे कहीं ज्यादा बेहतर होती अगर उसका पिंजरा जानवरों के बाड़े के इतना पास नहीं रखा होता। अगर इन बातों को छोड़ भी दिया जाए कि जानवरों के बाड़े की बदबू से, रात को उनकी बेचैन आवाजों से, उसके सामने से जानवरों के लिए ले जाने वाले कच्चे मांस के टुकड़ों से, उनके खाते समय उनकी गुर्राहट और दहाड़ से उसे कितनी परेशानी होती थी और कैसे ये चीजें उसे बार बार उदास कर देती थीं। पिंजरे के जानवरों के बाड़े के इतने पास होने से लोगों का यह चुनना बहुत आसान हो गया था कि उन्हें क्या देखना है। लेकिन इस बारे में सर्कस के मैनेजमेंट के सामने कोई शिकायत दर्ज कराने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। जो भी हो, ये उन जानवरों की वजह से ही था कि उस भूख के कलाकार के पिंजरे के सामने से लोगों का रेला निकलता था और उनमें से इक्का दुक्का तो उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाते थे। हो सकता है कि अगर उसने अपनी अलग मौजूदगी का दावा किया तो कौन जाने कि उसे किस सुनसान जगह पर रख दिया जाए। कड़वा सच यही है कि वो जानवरों के बाड़े के रास्ते में एक रुकावट भर था, एक छोटी सी रुकावट जिससे लोगों को फर्क पड़ना धीरे धीरे कम होता गया। लोग इस अजीब बात को जान गए थे कि अब जो समय चल रहा है उसमें उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो भूख के किसी कलाकार में दिलचस्पी दिखाएं। और जब उन्हें ये समझ आई तो जो नतीजा निकला वो कलाकार के खिलाफ था। वो चाहे जितने दिनों तक भूखा रह जाए, और वो रहा भी, लेकिन कुछ भी उसे बचा नहीं पाया और लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ते रहे। भूखे रहने की कला को अगर किसी को समझाने की कोशिश भी की जाए तो वो चाहे कोई भी हो, अगर उसे इस कला की समझ नहीं है तो वो इसे नहीं समझ सकता। खूबसूरत तख्तियां गंदी और मटमैली होकर पढ़ने लायक नहीं रहीं और तोड़ डाली गईं। छोटा सा नोटिस बोर्ड जो भूखे रहने के दिनों की गिनती बताता था और जिसे शुरू में बड़े ध्यान से हर रोज बदला जाता था, अब कई दिनों से एक ही नंबर पर रुका हुआ था, क्योंकि कुछ ही हफ्तों के बाद यह छोटा सा काम भी स्टाफ को गैर जरूरी लगने लगा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस कलाकार ने भूखा रहना जारी रखा, जैसा कि पहले के वक्त में वो करना चाहता था और जैसा कि वो हमेशा दावा करता रहा था, और ऐसा करने में उसे कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी। लेकिन किसी ने इन दिनों का हिसाब नहीं रखा, किसी एक ने भी नहीं, यहां तक कि खुद कलाकार ने भी नहीं, और खुद उसे भी ये पता नहीं चला कि वो न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। और इससे उसका दिल भारी होता गया। और जब कभी कोई फुर्सत में टहलता दर्शक बोर्ड पर लिखे पुराने आंकड़ों को ठगी बताते हुए मजाक करता
तो ये शायद बेपरवाही और जलन से पैदा होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। वजह यह है कि वो कलाकार ठगी नहीं कर रहा था, बल्कि उसका इनाम मारकर दुनिया उसके साथ ठगी कर रही थी, क्योंकि वो तो अभी भी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। खैर, कुछ दिन और निकल गए और इसका भी अंत हो गया। एक दिन सर्कस का नया मैनेजर अपने कुछ मुलाजिमों के साथ राउंड पर निकला तो उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ी। भाई, इतने बढ़िया पिंजरे को गंदे पुआल के साथ इस तरह बेकार क्यों छोड़ दिया गया है? इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तभी नोटिस बोर्ड देखकर किसी को भूख के कलाकार की याद आ गई। उन्होंने जब कोई डंडा उस पुआल में घुसेड़ा तो वहां कलाकार के होने का पता चला। भाई, तुम अभी भी भूखे रह रहे हो? आखिर कब तक तुम इसे बंद करोगे? सब लोग मुझे माफ करें, वो कलाकार फुसफुसाया, जिसे केवल मैनेजर ही सुन पाया, क्योंकि उसने अपने कान सलाखों से सटा रखे थे। हाँ भाई, जरूर जरूर, हम तुम्हें माफ करते हैं। और उसने अपने आदमियों को यह बताने के लिए कि वो कलाकार किस हालत में था, अपनी एक उंगली से अपना माथा ठोका। मैं हमेशा से चाहता था कि आप लोग मेरे भूखे रहने की तारीफ करें। हाँ, तो हम लोग तारीफ करते तो हैं, लेकिन आपको तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, अब हम तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन हमें तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मुझे भूखा रहना ही है, मैं इसके लिए मजबूर हूं। अजीब आदमी हो यार तुम। अच्छा, ये बताओ, मजबूर क्यों हो? अपना सिर भूसे के ढेर से थोड़ा उठाकर कलाकार ने अपने होठों को यूं सिकोड़ा जैसे कि किसी को चूमना चाहता हो, और फिर उसने मैनेजर के कानों में सीधे यूं कहा जैसे कि कोई शब्द सुनने से छूट ना जाए, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा खाना नहीं मिला जो मुझे पसंद आए। अगर मुझे मिला होता तो मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी भी यूं भूखा ना रहता। मैं भी कोई गड़बड़ किए बिना तुम्हारी तरह या किसी भी आम आदमी की तरह जी भर कर खूब खाता, खूब खाता। ये उसके आखिरी अल्फाज थे, लेकिन उसकी धुंधली आंखों में वो मजबूत दावा अभी भी दिख रहा था कि वो अभी भूखा रहना जारी रखे हुए है। हालांकि इस दावे में अब स्वाभिमान जैसा कुछ नहीं था। हरे राम, हरे राम, राम राम राम। अरे भाई, ठीक है, इसको अब हटाओ यहां से, चलो जल्दी। शाम तक पिंजरा साफ कर दिया गया और उन लोगों ने पुआल और दूसरी चीजों के साथ उस कलाकार को दफना दिया। भूख के कलाकार का वजूद भी भूस के तिनकों की तरह जमीन में जज्ब हो गया। दूसरे दिन एक नौजवान चीता उस पिंजरे में दाखिल कर दिया गया। एक मुद्दत से वीरान पड़े पिंजरे में जिंदगी की रौनक को यूं धधकते देखकर दर्शकों के चेहरे खिल उठे। चीता अपनी ही मौज में था। उसकी पुरजोश उछल कूद से पूरा माहौल लबरेज हो गया। सर्कस के कारकुन उस चीते के सामने उसकी पसंदीदा खुराक का ढेर लगा देते और वो उस पर वहशियाना शिद्दत से टूट पड़ता। वो अपनी आजादी खो देने पर जरा भी मायूस नहीं मालूम होता था। उसका भरपूर बदन अपने पोर पोर में आजादी लिए हुए हरकत करता नजर आता। खास तौर पर उसके जबड़ों के आसपास आजादी की झलक बहुत नुमायां थी। जब उसके वजूद में जिंदगी जोर मारती तो वो यूं दहाड़ता कि पिंजरे के सामने भीड़ लगाए दर्शक डर के मारे सहम जाते, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधे कांपते हुए से वहीं खड़े रहते। और तब यूं महसूस होता कि वो वहां से कभी भी हिलना नहीं चाहते थे। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार
केसी शंकर की आवाज में फ्रांस काफ्का की कहानी भूख का कलाकार। हिंदी अनुवाद आनंद मोहन उपाध्याय और ऑडियो रूपांतरण कैस जौनपुरी। ये कहानी हंस पत्रिका के सितंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to renowned film critic, author, and journalist Anupama Chopra about her new book, A Place in My Heart. On Shunya One, Shiliditya and myself are joined by co-founder of Blue Tokai, Matt Chandranjan. We discuss the origin story of Blue Tokai. The Simplified host talked to Dr. Nitin Arora about COVID and its impact on the medical fraternity. On Smarter with Sid, Siddharth explores what it means to be inclusive and politically correct in today's day and age. And on Tere Mere Raste, Keshav visits Kushinagar, the sacred place believed to be where the Buddha attained Mahaparinirvana. Also, just one quick announcement for everybody. Would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Love fighting? We've got you covered. Check out our show, The Fighting Goat, where we, the voices of the internet, Arjun Chipalkatti and Somesh Kamra, bring to you crazy weekly action on your favorite combat show, The Fighting Goat. Be it commentary, breakdown, predictions, analysis of styles and techniques. And of course, your round of favorite fighters. You can listen to us every Thursday on the IVM Podcast app, website, and all major podcast streaming platforms.